आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1970 क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ और फटाफट से आज हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रेगुलरली 12:30 आपको क्लास देखने को मिलती है। प्लस आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। सो आरआरबी के लिए 3 मंथ्स का बैच है। आप इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस रहेगी ओनली 1299। 3 मंथ्स का बैच रहेगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के मैं आपको सारे एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। प्लस अगर आपको बेसिक से शुरू करना है फॉर आरआरबी तो थ्योरी बैच है, जिसकी फीस है 2299, जिसमें मैं आपको बेसिक से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करा के सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। तो कोई भी बैच आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। प्लस नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस बच्चे शुरू हो गए हैं ट्यूसडे से। सो एक है 4 मंथ्स का बैच, ठीक है, और एक है 6 मंथ्स का बैच। 4 मंथ्स के बैच की जो फीस रहेगी वो ओनली है 2699, और जो 6 मंथ्स के बैच की फीस है वो ओनली है 3299। तो दोनों ही बैचेस नॉर्सेट 8 की कंप्लीट नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के हैं, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद सिकल सेल क्राइसिस। तो कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, सबसे ज्यादा इंटरवेंशन रहेगी जब आप एक सिकल सेल क्राइसिस वाले पेशेंट का केयर कर रहे हो बच्चे। सिकल सेल क्राइसिस आप लोगों के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं मैं आप लोगों को, आपको करना जरूर है। इसमें क्या होता है कि जो राउंड आरबीसीज होते हैं, आपके राउंड सर्कल सेल्स होते हैं, उनका जो शेप है वो सिकल सेल जैसी हो जाती है, चांद जैसी, ठीक है। नॉर्मली जो सेल्स है वो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, पर सिकल सेल्स में वो एबनॉर्मल शेप ले लेते हैं, जो कि ऐसी शेप होती है, ठीक है ना। तो जब ये सिकल सेल वाला क्राइसिस, मतलब कि ये सेल्स जाके किसी ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा एग्रीगेट हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेल्स ऐसे करके जो है अटक गए हैं, तो जब इन ऐसी ओकल्शन जगह जगह हो जाती है तो पेशेंट को देखने को मिलता है सिकल सेल क्राइसिस। तो ऐसे पेशेंट में अब आप क्या करोगे, अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन टू पेनफुल एरिया, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, एनकरेज विग्रस एक्सरसाइज, रिस्ट्रिक्ट द ओरल फ्लूइड्स। तो देखो ध्यान से, जब बच्चे ऐसा फ्लो रेट जो है, आप देखो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, डिफरेंट छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जो बहुत वीक छोटी छोटी होती है, बहुत पतली होती है, जिनमें पाथवे बहुत नैरो है, उनमें भी अगर ब्लड वेसल्स में उनमें भी जो है ये सिकल सेल वाला जो सेल है वो जाके अटक जाएगा, तो वो ब्लड सप्लाई नहीं देंगे ऑर्गन को, और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी ऑर्गन को तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तो पहले तो हम, अगर पेशेंट आ रहा है तो उसको फटाफट से ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ताकि जो ऑर्गन्स को पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको हम जो है बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन ये रहेगी। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिसीज रिपोर्ट सडन सीवियर abdominal पेन एंड रिजिड abdomen, व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज दिस सजेस्ट। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज है, पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि उसे सडन सीवियर abdominal पेन हो रहा है एंड रिजिड abdomen है, व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज दिस सजेस्ट। तो क्या कॉम्प्लिकेशन ये क्या सजेस्ट कर रही है कि पेशेंट को क्या है। तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, बावल परफोरेशन है, इसोफेजियल वेरिसेस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज है। जब भी कोई पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को एकदम से सीवियर abdominal पेन और उसका जो abdomen है वो रिजिड बोर्ड लाइक हो जाए, देन इट इज शोइंग के पेशेंट को क्या हो गया है, बावल परफोरेशन हो गई है, ठीक है, पेशेंट को क्या हो गया है, बावल परफोरेशन हो गई है। और ये कॉम्प्लिकेशन मोस्टली हमें बहुत से लोगों में कॉमनली देखने को मिलती है अगर कोई पेप्टिक अल्सर डिसीज वाला पेशेंट है। नेक्स्ट है, अ नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम इज डिसकनेक्टेड, व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। तो जो आपने चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगा रखा था वो डिसकनेक्ट हो गया है, आपने ऑब्जर्व किया है, तो इमीडिएट नर्सिंग एक्शन आप क्या करोगे, अप्लाई ए स्टेराइल और कल्सिव ड्रेसिंग टू अ इंसर्शन साइड, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब until a replacement is available, immerse the end of the chest tube in a sterile water। देखो, अगर ड्रेनेज सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा बच्चे, तो वहां पे एयर जाने के चांसेस है, तो उस एयर को रोकने के लिए आप फटाफट से उस एंड ऑफ द चेस्ट ट्यूब को स्टेराइल वाटर में डाल दो। उससे क्या होगा, एक वाटर सील बन जाएगी, वाटर का वहां पे सील बन जाएगा ना, उससे एयर नहीं जा पाएगी, ठीक है ना, उससे क्या नहीं जा पाएगी, एयर नहीं जा पाएगी, और एम्बोलाई और थ्रोम्बस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट है फॉर अ क्लाइंट विद द कुशिंग सिंड्रोम विच लैब फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। सो कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में कौन सी लैब फाइंडिंग एक्सपेक्टेड है? हाइपरकेलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन। सो इट्स अ हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कॉर्टिजोल जो हार्मोन है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और कॉर्टिजोल का काम भी है ग्लूकोज को मेंटेन करना ब्लड में। तो अगर ये ज़्यादा है तो ग्लूकोज भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, और ये देखने को हमें मिलता है पेशेंट में। नेक्स्ट है, ए पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद पल्मनरी एम्बोलिज्म, व्हाट इज अ नर्स इमीडिएट प्रायोरिटी। तो एक पेशेंट है डायग्नोज्ड हुआ है पल्मनरी एम्बोलिज्म के साथ, तो इमीडिएट प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, इमीडिएट एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट, अप्लाई ऑक्सीजन थेरेपी, परफॉर्म एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो अगर किसी को भी पल्मनरी एम्बोलिज्म होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर दो, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट को डिस्पनिया पहले ही देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और उसको रोकने के लिए हमें पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट करनी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे कि नॉर्सेट 8 एंड आरआरबी के लिए दोनों के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 प्लस आरआरबी के लिए कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स का बैच है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस है 1299, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इसमें मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। सो आप देख सकते हो कम्युनिटी सेक्शन में जाके बच्चों के रिव्यूज़ कैसे है बैच को, मैं प्रॉपरली आप लोगों को हर एक चीज़ को करवाने वाली हूँ। प्लस थ्योरी बैच है जिसकी फीस है 2299, जिसमें बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे एमसीक्यूज मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूँ। नॉर्सेट 8 के लिए 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का बैच स्टार्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ज्वाइन कर सकते हो। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2699, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। सो नंबर आपके पास है, आप मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is a priority assessment after a patient undergoes a percutaneous coronary intervention? So अगर PCI से अभी कोई अंडरगोन गया है पेशेंट तो उसके लिए प्रायोरिटी असेसमेंट आप क्या करोगे? पेरिफेरल पल्स इन अफेक्टेड एरिया, पेन लेवल एट द प्रोसीजर साइट, या फिर बावल साउंड, लंग साउंड। सो ऑब्वियसली कॉरोनरी आर्टरी का प्रॉब्लम है तो थ्रोम्बस और हेमेटोमा फनने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो पेरिफेरल पल्स को चेक करोगे, उससे आपको जल्दी हैमरेज और हेमेटोमा के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी का आईसीपी इंक्रीज होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट पेशेंट के लिए क्या पोजीशन आप देने वाले हो? सुपाइन विद हेड एलिवेटेड टू 30 डिग्री, प्रॉन पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। सो इट्स अ सुपाइन विद हेड एलिवेटेड 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, ब्रेन से जो वीनस रिटर्न है वो प्रॉपर होगा, और वहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड जो है टूवर्ड्स द ग्रेविटी फ्लो करेगा डाउनवर्ड को जब आप उसका हेड एलिवेट कर दोगे। इससे पेशेंट को जो आईसीपी इंक्रीज होने की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद अ गुलियन बैरन सिंड्रोम विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। सो एक पेशेंट है जिसको गुलियन बैरन सिंड्रोम है, इसमें से क्या चीज़ इमीडिएट अटेंशन जो है वो रिक्वायर करती है? तो गुलियन बैरन सिंड्रोम क्या होता है? असेंडिंग पैरालिसिस, पेशेंट को नीचे से पैरों से पैरालिसिस होना स्टार्ट होता है और ऊपर को जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लक्स, नमनेस एंड टिंगलिंग इन एक्सट्रीमिटीज, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ग्रेजुअल मसल वीकनेस। सो इट्स ऑब्वियसली डिफिकल्टी ब्रीदिंग। जब ये पैरालिसिस आपकी रेस्पिरेटरी की मसल डायफ्राम तक पहुंच जाता है तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तभी देखने को मिलती हैं, और उस टाइम पे इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म, विच मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स मॉनिटर फॉर। तो अगर किसी के T3 एंड T4 बड़े हुए हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, तो कौन सी मैनिफेस्टेशंस नर्स मॉनिटर करेगी? ब्रेडिकार्डिया, वेट गेन, हीट टॉलरेंस, कोल्ड टॉलरेंस। तो देखो हाइपरथायरॉयडिज्म में तो आप लोगों को पता है डाइजेशन बहुत तेज होता है, तो जब डाइजेशन ज़्यादा होता है तो हीट लॉस भी बहुत होता है, ठीक है ना, सॉरी हीट प्रोडक्शन, ठीक है ना, क्या होता है? हीट प्रोडक्शन। और अगर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होती है, पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगती है, बिकॉज इंटरनली बॉडी में बार बार डाइजेशन हो रहा है, बार बार हीट प्रोडक्शन हो रही है, तो बॉडी अंदर से भी हॉट है, और अगर आप उसे बाहर से भी हॉट करोगे तो पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस के देखने के चांसेस मिलते हैं। नेक्स्ट है, फॉर अ पेशेंट विद द सिक साइनस सिंड्रोम, द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर विच इंटरवेंशन। तो एक पेशेंट है जिनको साइनस सिंड्रोम है, सिक साइनस सिंड्रोम है, तो कौन सी इंटरवेंशन इस पेशेंट के लिए करोगे? कार्डियक कैथेटराइजेशन, परमानेंट पेसमेकर इंसर्शन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, एंटीकोगुलेंट थेरेपी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सी जो है इंटरवेंशन आप पेशेंट के लिए करने वाले हो।
सो आई थिंक जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी बच्चों ने उसका रिप्लाई किया है। वेरी इंप्रेस्ड कि आप बहुत ज़्यादा रेगुलर हो क्लासेस को लेके। सो अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है बच्चे, तो बेस्ट तो आप यही रिकमेंड कर सकते हो कि पेशेंट जो है एक्टिविटीज़ के दौरान फ्रीक्वेंट रेस्ट ले, ठीक है ना। अगर वो प्रॉपर रेस्ट लेगा तो उसको वो थकावट महसूस नहीं होगी, एक रेस्ट ब्रेक ले हर एक एक्टिविटी में। क्लियर? सो राइट ऑप्शन ए था। सो जिन्होंने भी लिखा है, वेरी गुड, कीप इट अप एंड ऑन गोइंग। आप कमेंट सेक्शन में बने रहो। आप लोगों को ये चैनल बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, आगे जाके बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला है। तो बने रहोगे तो आप ही जो है शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूँ, मैं क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी डालती हूँ। सो हर एक चीज़ जो है कॉम्प्लीमेंट्री चल रही है सब लोगों के लिए। एंड क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर करो। प्लस बैचेस आपको पता है, मैं रिपीट कर दूंगी, इस नंबर पे आप मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 एंड आरआरबी के लिए 2 बैचेस शुरू हो गए हैं। नॉर्सेट 8 के लिए 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच है, 4 मंथ्स का 2699, 4 मंथ्स का 3299। नॉर्सेट और आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थ्योरी बैच है। फीसेज आपको पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बैच की फीस है 1299 और थ्योरी की है 2299। इट्स अ हाई टाइम कि अगर आपको बैचेस ही ज्वाइन करने एंड में जाके, तो ये टाइम परफेक्ट है, क्योंकि आपका जो पेपर है बाय फरवरी आपको देखने को मिल सकता है। सो टाइम वेस्ट मत करो और फटाफट से जुड़ सकते हो आप अगर आप बैचेस के लिए जा रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। एंड पढ़ो 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 ताकि आप नेक्स्ट ईयर अपनी गवर्नमेंट जॉब में बैठो। ओके, थैंक यू।